हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं आपका 8th का हिस्ट्री का पार्ट 2 व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। पार्ट 1 में बेसिकली हमने क्या देखा कि ऐसे कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से ये जो है 1857 का रिवोल्ट हो पाया, राइट। सो हमने देखा कि अलग अलग सेक्शंस जो है लोगों के वो परेशान थे। सिपाही परेशान थे, फार्मर्स परेशान थे, ज़मींदार परेशान थे, ट्राइबल्स परेशान थे, राजा परेशान थे, उनकी पावर जा रही थी। सो हर एक सेक्शन जो है वो सारे के सारे रिजेंटमेंट अपना शो कर रहे थे एंड सभी जो है बाद में इकट्ठे आकर अपने अपने लेवल पे म्यूटनी स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट 2 का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है द रिबेलियन स्प्रेड्स। पहले हमने देखा कि किस तरीके से जो है एक छोटी सी चिंगारी जो पहले मंगल पांडे ने शुरुआत करी, जिस रिफ्यूज़ किया एंड उसको बाद में मार दिया गया। लेटर सिपाही सारे आए, उन्होंने मना किया, उनको जेल कर दी। उसके बाद कुछ और सिपाही आए, उनको बचा कर ले आए एंड पूरा का पूरा जो है रिबेलियन स्प्रेड हो जाता है। सो किस तरीके से रिबेलियन स्प्रेड हुआ? आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। जब ये लोग दिल्ली पहुंचे ना, रिबेलियन स्प्रेड हो रहा था, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स को हटाया वहां से तो एक हफ्ते तक कोई अपराइजिंग नहीं हुई। इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज़ टू ट्रेवल। धीरे धीरे जो है ये म्यूटिनी शुरू हुई। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटेंट एंड टुक ऑफ टू जॉइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। अब बेसिकली कुछ कुछ नोडल पॉइंट से शुरू हो रहा था, से कुछ जो है दिल्ली में स्प्रेड आउट हुआ, कानपुर में स्प्रेड आउट हुआ, लखनऊ में स्प्रेड आउट हुआ। तो इस तरीके से एंटायर नॉर्दर्न इंडिया जो है वहाँ पे अलग अलग जगहों से अलग अलग नोडल पॉइंट से शुरुआत हो रही थी म्यूटिनी की। After them, the people of the towns and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British, है ना। उसके बाद जब सिपाही रिबेलियन शुरू हुआ, उसके बाद जो लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, शहरों के लोग हैं, जो लोकल लीडर्स थे, ज़मींदार थे, चीफ्स थे, वो सारे के सारे आगे आए। उन्होंने भी बिल्कुल कहते हैं ना बढ़ चढ़ के जोश के साथ हिस्सा लिया रिबेलियन में एंड दे वर रेडी टू फाइट द ब्रिटिश। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं नाना साहेब का। ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। ये अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के। इन्होंने पहले नेगोशिएशंस किए थे कंपनी के साथ, लेकिन इनकी बिल्कुल प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया था। ही लिव्ड नियर कानपुर, गैदर्ड आर्म्ड फोर्सेज एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी एंड ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा। इन्होंने खुद को बाद में पेशवा प्रोक्लेम कर दिया। ये कानपुर के पास से अपनी पूरी आर्मी को इकट्ठा करके जो ब्रिटिश गैरिसन था कानपुर सिटी में, वहां से उनको खदेड़ दिया, राइट। सो हर नोडल पॉइंट पे अलग अलग लीडर्स एमर्ज हुए एंड वो अलग अलग जगह से म्यूटिनी कर रहे थे। ही डिक्लेयर दैट ही वॉज अ गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर। एम्परर हमने बात की कि लोगों के लिए एक ऑब्वियस चॉइस कौन एमर्ज हुआ? मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, क्योंकि कंपनी से पहले मुगल्स का रूल था तो लेटर भी उन्हीं को एक रूलर एम्परर के तौर पे माना गया। तो नाना जो साहिब हैं ये, इन्होंने प्रोक्लेम किया कि मैं पेशवा हूँ और मैं गवर्नर हूँ। ओवरऑल जो पूरे के पूरे कंट्री का एम्परर कौन है? बहादुर शाह जफर, तो मैं उनका एक गवर्नर हूँ, राइट। एंड जो मेन एम्परर कौन है? बहादुर शाह जफर। सिमिलरली ये जो है हमने कानपुर से देखा। लखनऊ में कौन था? बिरजिस कद्र, द सन ऑफ डिपोज नवाब वाजिद अली शाह वॉज प्रोक्लेम द न्यू नवाब। पहले नवाब वाजिद अली शाह था, लेटर उसका जो बेटा है बिरजिस कद्र वो नया नवाब बना। ही टू एक्नॉलेज द सुजेरेनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर, कि मैं भी जो है इन्हीं के अंडर में रूलर हूँ। जो वाजिद अली शाह की वाइफ है बेगम हजरत महल, इन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा, इनका बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल रहा है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, राइट। सो बिरजिस कद्र की जो मम्मी थी बेगम हजरत महल, शी टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, राइट। तो ये हमने देखा लखनऊ से। अब आप इनको याद करते चलना। नाना साहिब कहाँ से? कानपुर से इन्होंने अपराइजिंग में पार्टिसिपेट किया, है ना। एंड लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल एंड हिज सन बिरजिस कद्र। झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई, शी जॉइंड द रिबेल सिपॉइज एंड फॉट द ब्रिटिश अलोंग विद तांतिया तोपे द जनरल ऑफ नाना साहिब। रानी लक्ष्मीबाई हमने पढ़ा है इनके बारे में। सो बहुत ही कहते हैं ना अंतिम सांस तक इन्होंने लड़ाई लड़ी एंड ये बिल्कुल डरी नहीं एंड वेरी ब्रेवली शी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स।
मांडला रीजन जो है एमपी का, वहाँ पे रानी अवंतीबाई लोधी जो है, शी लेड एन आर्मी ऑफ 4000 अगेंस्ट द ब्रिटिश who had taken over the administration of her state. So मांडला रीजन जो है वहाँ पे लीडर कौन एमर्ज हुआ? रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़। इन्होंने एक 4000 जो सैनिकों की आर्मी के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करी। राइट, सो एज द म्यूटिनी स्प्रेड, ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड इन द कैंटोनमेंट्स। तो ये अटैक कर रहे थे, रिबेलियन स्प्रेड हो रहा था धीरे धीरे, सो ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो है कैंटोनमेंट में घुस घुस के मारा जा रहा था। So British were greatly outnumbered by the rebel forces. They were defeated in a number of battles. तो बहुत सारी ऐसी battles थी जिसमें कि बिल्कुल हराया जा रहा था ब्रिटिशर्स को। तो अगर आप ये देखो ना कि वो ये सोच रहे हैं कि हमने रिबेल शुरू किया और हम हरा पा रहे हैं ब्रिटिशर्स को, इसका मतलब क्या है कि हम इनको बिल्कुल वाइप आउट कर देंगे, हम इनको खदेड़ देंगे यहाँ से। तो इससे लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा था। So this convinced the people that the rule of the British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion. तो इससे लोगों को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम ये कर सकते हैं और हम ये रिबेलियन ज्वाइन करेंगे। So a situation of widespread popular rebellion developed in the region of अवध in particular. अवध में बहुत ही पॉपुलर जो है रिबेलियन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा ना कि अवध में जो है मिस गवर्नेंस के बेसिस पे जो है वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, एनेक्स कर लिया अवध को। 1857 6 अगस्त को, अब आप यहाँ पे डेट अगर मंथ देख रहे हो तो मई से स्टार्ट हुआ एंड जून जुलाई अगस्त आ गया है। सो वी फाइंड अ टेलीग्राम सेंट बाय लेफ्टिनेंट कर्नल टिटलर टू हिज कमांडर इन चीफ एक्सप्रेसिंग द फियर फेल्ट बाय ब्रिटिश। तो ये जो है अपने कमांडर इन चीफ को एक टेलीग्राम लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि our men are cowed by the numbers opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The zamindars have risen to oppose us. कि हमारे जो आदमी हैं बिल्कुल घबरा गए हैं और ये एंडलेस फाइटिंग जो चल रही है, सारा गांव हमारे खिलाफ है, सारे के सारे जमींदार हमारे अपोजिशन में। तो ये आपको शो कर रहा है कि किस तरीके से वो डरे हुए थे। Many new leaders came up. For example, Ahmadullah Shah, a Maulvi from Faizabad, prophesied that the rule of the British would come to end soon. So बहुत सारे नए नए लीडर्स भी एमर्ज हुए, जैसे अहमदुल्ला शाह एक मौलवी थे फैज़ाबाद से, इन्होंने भी यही मतलब हर जगह कहा कि ब्रिटिश जो रूल है वो अब ख़त्म होने वाला है। ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ पीपल एंड रेज्ड अ ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स। तो इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में सपोर्टर्स का बिल्कुल आर्मी रेज कर दी। सो ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिशर्स। तो इस तरीके से बहुत सारे नए लीडर्स भी एमर्ज हुए। दिल्ली में भी a large number of गाजीज और religious warriors came together to wipe out the white people. So बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, आप देख रहे हो चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, हर रिलीजन से जो है लोग आगे आ रहे थे एंड वो चाहते थे कि ये यहाँ से अब चले जाए। सिमिलरली एक और लीडर एमर्ज हुए, बखत खां, ये एक सोल्जर थे बरेली से। ही टुक चार्ज ऑफ अ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स हु केम टू दिल्ली। ये की मिलिट्री लीडर बन गए रिबेलियन के एंड इनिशियली ही वाज अ सिपाही। In Bihar, an old zamindar Kunwar Singh joined the rebel sepoys and battled with the British for many months. तो आप देख रहे हो कितने दिनों तक, कितने महीनों तक की लड़ाई चली है। सो वीर कुंवर सिंह जो है ये एक जमींदार थे बिहार से एंड इन्होंने लीड किया रिबेल सिपॉइज के साथ एंड बैटल की ब्रिटिशर्स के साथ। सो ये जो मैप आपको दिखा रहा है कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हमने देखा ना कि जैसे कानपुर से नाना साहेब थे, राइट, झांसी से लक्ष्मीबाई, लखनऊ से हमने देखा कि बेगम हजरत एंड उनका बेटा, बरेली से जैसे बख्त खां है ना, मेरठ, दिल्ली में सिपाही म्यूटनी हुई। सो ये जो है इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे रिवोल्ट के, जहाँ से लोग आ रहे थे एंड जो आसपास वाले एरिया से लोग हैं बढ़ चढ़ के बिल्कुल हिस्सा ले रहे थे रिवोल्ट में। तो एंटायर रिबेलियन जो है, एंटायर रिवोल्ट, ये स्प्रेड हो चुका था नॉर्थ इंडिया में। सो अब इतना मैसिव स्केल पे जो है रिवोल्ट फैल रहा है तो कंपनी कुछ तो करेगी ना। कंपनी सोच रही है कि अब हमारे हाथ से तो चीज़ें जा रही हैं, तो अब कंपनी क्या करती है, कंपनी फाइट्स बैक। अब कंपनी दोबारा लड़ाई करेगी। Unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might.
कि पूरा पुरजोर लगाकर हमें इस अपराइजिंग को दबाना ही पड़ेगा। इंग्लैंड से रीइंफोर्समेंट्स लाए गए, नए लॉ पास किए गए सो दैट रिबेल्स कुड बी कन्विक्टेड विद ईज एंड देन मूव्ड इनटू स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, कि हम इंग्लैंड से और आर्मी मंगाएंगे, ज़्यादा रीइंफोर्समेंट मंगाएंगे, नए कानून बनाएंगे ताकि रिबेल्स को ईजिली जो है कन्विक्ट किया जा सके। सो कंपनी अपनी पुरजोर कोशिश कर रही थी कि हमें इस रिवोल्ट को कैसे भी करके यहीं पे दबाना है। दिल्ली को रिकैप्चर किया गया सितंबर में। अब हमने बात शुरू करी थी अप्रैल मई से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर की बात है। अब देखो कितने महीनों तक ये रिवोल्ट चला। दिल्ली को रिकैप्चर किया गया सितंबर 1857 में। उसके बाद जो लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, ही वाज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बहादुर शाह जफर का ट्रायल चला एंड उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई, उनको परमानेंट जो है जेल में डाल दिया गया। He and his wife Begum Zinat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. रंगून में जो प्रिजन है, रंगून कहाँ पे है? म्यांमार में, राइट? तो वहाँ पे इनको जेल में भेज दिया गया। He died in रंगून जेल in November 1862. तो कुछ सालों बाद इनकी डेथ हो जाती है। So British forces attacked the rebels who had occupied the Red Fort and Salimgarh Fort in Delhi. तो ब्रिटिश बाद में अपनी पुरजोर आर्मी के साथ फिर से अटैक्स करते हैं रिबेल्स पे जिन्होंने कि पहले रेड फोर्ट को कैप्चर कर लिया था। अब दिल्ली को कैप्चर करना ये नहीं है कि रिबेलियन शांत हो गया, ऐसा नहीं है कि आपने दिल्ली कैप्चर कर लिया तो रिबेलियन बिल्कुल ठंडा पड़ गया। लोगों ने कंटिन्यू रखा अपना ये रेजिस्टेंस, कंटिन्यू रखी अपनी बैटल, ऐसे ही नहीं इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला गया। सो ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलर रिबेलियन। तो ब्रिटिशर्स को लगभग क्या है 2 साल तक ये लड़ाई लड़नी पड़ी एंड 2 साल के बाद जो है ये रिबेलियन थोड़ा ठंडा पड़ता है, मतलब कंप्लीटली सप्रेस नहीं हुआ था, लगभग कहते हैं 2 साल का टाइम लगा था। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858. रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858, राइट? सो रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई जो मतलब कह रहे हैं ना कि बस हम चाहे मर जाएंगे लेकिन विल फाइट फॉर आवर इंडिपेंडेंस, राइट? सो इन्होंने मरना मंजूर समझा एंड लड़ते लड़ते ही ये शहीद हो गए। सो इस तरीके के बहुत ही कहते हैं ना बहादुर लीडर्स हुए हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री में। तात्या तोपे escaped to the jungles of central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. तो तात्या तोपे जो है जंगल में जाकर गुरिल्ला वॉरफेयर से लड़ रहे थे एंड लेटर थोड़े टाइम बाद इनको ट्रायल करके मार दिया जाता है 1859 पे। So just as victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of rebel forces encouraged desertions, है ना? कि धीरे धीरे जो है ब्रिटिशर्स अपना पुरजोर कोशिश करके वापस से वो चीज़ हासिल कर लेते हैं। सो ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट to win back the loyalty of people. They announced rewards for loyal landholders would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their land. अब वो लोग जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया इस रिबेलियन में, जो कुछ लोकल रूलर्स थे, लोकल चीफ से, लोकल लैंड होल्डर्स थे, तो उनके लिए रिवॉर्ड अनाउंस किया गया कि आपने हमारा सपोर्ट दिया है तो हम आपको फलाना फलाना राइट्स देते हैं, हम आपको ये रिवॉर्ड देंगे। So those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would remain safe. कि वो जिन्होंने इस रिबेलियन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जिन्होंने किसी भी वाइट इंसान को नहीं मारा है, तो हम उसको सेफ्टी देंगे एंड उनके राइट्स को हम सेफली रखेंगे, राइट? सो nevertheless 100 of Sepoys, rebels, Nawabs and Rajas were tried and hanged. सो ये पूरा का पूरा जो है पॉपुलर रिबेलियन रहा। अब इसके बाद क्या हुआ? अब यहाँ तक हम देखते हैं कि 1857 तक क्या है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, लेकिन 1858 में एक एक्ट पास होता है एंड उसके बाद जो इंडिया का रूल है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है ब्रिटिश क्राउन को, राइट? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि 1858 तक जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था एंड उसके बाद ये पावर सारी की सारी जो है ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लेता है। सो आफ्टर मैथ की अगर बात करें तो ब्रिटिश हैड रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। जैसे हमने देखा 1857 में रिबेलियन शुरू होता है, लगभग 2 साल तक मैसिव प्रोटेस्ट चलते हैं एंड
कंप्लीटली सप्रेस करने को 2 साल लग जाते हैं। सो कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है 1858 में एंड ट्रांसफ़र कर देती है ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को टू द ब्रिटिश क्राउन। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि जब ब्रिटिश आए थे इनिशियली हमने देखा ना, ट्रेडिंग के पर्पज से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कोई पावर नहीं है। अब डायरेक्टली इंडिया को रूल कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन, राइट? इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स, उन्होंने ऐसा कहा कि हम अब एक रिस्पॉन्सिबल गुड गवर्नमेंट जो है बनकर दिखाएंगे। सो अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट for India and made responsible for all matters related to the governance of India. So British cabinet के एक मेंबर को जो है इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट कर दिया गया। तो अब डायरेक्ट कंट्रोल देख रहे हो ना आप कि ब्रिटिश कैबिनेट जो है डायरेक्टली कंट्रोल कर रही थी इंडिया को। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसको अपॉइंट किया गया एंड ही वाज गिवन ए काउंसिल टू एडवाइस हिम। इंडियन एक काउंसिल उसको बना के दिया जो कि उसको एडवाइस करेगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसका टाइटल बदलकर अब वाइस रॉय कर दिया एंड ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। सो थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, अब डायरेक्ट रूल कौन करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। All ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. जो प्रेजेंटली जो चीफ जो रूल कर रहे थे इंडिया में, उनको एश्योरेंस दिया गया कि आपकी टेरिटरी को हम फ्यूचर में एनेक्स नहीं करेंगे। They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs including adopted sons. जो पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, अब उस पॉलिसी को हटाकर अब ये बोला गया कि आप अपना राज्य चाहो तो अपने जो वंशज हैं उनको दे सकते हो, चाहे वो आपका अडॉप्टेड बेटा ही क्यों ना हो। So however they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. जो क्वीन जो है वो सुप्रीम हेड होंगी एंड सभी को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ यही जो है हमारी सुप्रीम लीडर है, ब्रिटिश क्वीन, राइट? सो दस द इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड देयर किंगडम्स एज सबॉर्डिनेट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, कि ब्रिटिश क्राउन जो है वो सुप्रीम है, बिल्कुल पैरामाउंट फोर्स है, और हम जो इंडियन रूलर्स हैं, हमारा जो किंगडम है वो सबॉर्डिनेट है, नीचे है ब्रिटिश क्राउन के। Next, it was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. तो अब जो है इंडियन जो सोल्जर्स थे आर्मी में जो भर्ती हो रहे थे उनके नंबर को कम कर दिया और यूरोपियन सोल्जर्स को ज़्यादा रिक्रूट करने लगे। So it was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India, South India, more soldiers would be recruited from among the Gorkha, Sikh and Pathan. तो गोरखा, सिख और पठान से ज़्यादा सोल्जर रिक्रूट करने लगे। पहले जैसे अवध, बिहार, सेंट्रल, साउथ इंडिया से करते थे, अब वहाँ से हटाकर गोरखा, सिख और पठान से ज़्यादा सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाने लगा। The land and property of Muslims was confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. मुस्लिम्स के खिलाफ जो है बहुत ही ज़्यादा अनफेयर, बहुत गंदा ट्रीटमेंट हुआ, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं ना कहीं ये जो रिबेलियन हुआ इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है मुस्लिम्स का, तो मुस्लिम के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार शुरू हो गया था उस टाइम पे। So the British decided to respect the customary religions and social practices of people in India. जिससे लोगों को पहले लग रहा था ना इंडियन सोसाइटी को कि हमारा रिलीजन, सोशल प्रैक्टिस खत्म कर देंगे, तो बाद में ब्रिटिशर्स ने बोला कि नहीं, हम रिस्पेक्ट करेंगे आपके कस्टम रिलीजन्स को। ये सारे बेसिकली एक कहते हैं ना टैक्टिक्स थी धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट वापस से हासिल करने की। सो पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड। तो पहले जो ज़मीनें हथिया रहे थे, अब वापस से पॉलिसी बनाने लगे कि नहीं नहीं, हम तो प्रोटेक्ट करेंगे ज़मींदारों को, आपकी जो लैंड है उसको वापस देंगे, आपके राइट्स को सिक्योर करेंगे। तो इस तरीके से एक नया फेज़ शुरू होता है 1857 के बाद। सो अब तक हमने जो 1857 तक देखा कि कैसे मैसिव रिबेलियन स्प्रेड आउट हुआ, हर सेक्शन के लोग इन्वॉल्व हुए उसमें एंड एक काफ़ी कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, बहुत लैंडमार्क इवेंट रहा ये इंडियन हिस्ट्री में। इसको हमने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला। लेकिन 1857 के बाद 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली रूल करता है इंडिया में, तो वो लगभग सारी पॉलिसीज़ चेंज करता है। ब्रिटिश क्राउन का कहना था कि अब हम जो है गुड गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट? सो ये एक नया फेज ऑफ हिस्ट्री है जो शुरू होता है 1857 के बाद।
राइट। सो ये जो है चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है दोनों पार्ट्स में, एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर द क्लास।